Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Keval Kimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's session. So let's start friends. आज का टॉपिक है What are derivatives? Overview about derivatives and its type. ठीक है, तो समझ लेते हैं डेरिवेटिव्स होते क्या है. बट डेरिवेटिव समझने से पहले हम कैश मार्केट में ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि डेरिवेटिव समझने में आपको आसानी रहे. ठीक है, तो कैश मार्केट के ट्रांजैक्शन एकदम सिंपल रहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपको कैश मार्केट में कोई स्टॉक बाय करना है तो आप उस जितना भी वैल्यू का स्टॉक है उतना पूरा मनी आप पे करोगे और आपको वो स्टॉक सिक्योरिटी शेयर जो भी आप बाय कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा. सेम अगर आपके पास कोई स्टॉक है, अगर आपको बेचना है तो आप सिंपली मार्केट में जा सकते हो और वो स्टॉक सेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको आपके पास स्टॉक होना चाहिए तभी आप वो सेल कर सकते हो. तो कैश मार्केट में ऐसे सिंपल ट्रेडिंग होता है. अभी यही सिंपल ट्रेडिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स टेक मैंने बीएससी का वेबसाइट पे अभी एक्सिस बैंक का शेयर लिया. चलो आप एग्जांपल चेंज करते हैं. लेट्स ये बीएससी का वेबसाइट है bscindia.com. इस पे से लेट्स टेक आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है, अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक लेना है तो ये आज का क्लोजिंग प्राइस है 338.25 रुपीज. सो अगर मुझे आज क्लोजिंग के टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लेना होता तो 338.25 रुपीज में एक शेयर मिलता. इफ मुझे 100 शेयर लेने होते तो 33,825 रुपीज मुझे पे करने पड़ते. तो कैश मार्केट में अगर मुझे ट्रेड करना होता और अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक बाय करना होता तो मुझे 33,825 रुपीज पे करने पड़ते, प्लस इसमें ब्रोकरेज और एसटीटी लगता जो फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ. और अगर लेट्स टेक आफ्टर 10 और 15 डेज इसका प्राइस लेट्स टेक 350 रुपीज हो गया और मुझे सेल करना है तो मैं डायरेक्टली मार्केट में जा सकता हूँ और ये प्राइस पे 350 into 100 शेयर दैट इज अगर मैं सेल करूंगा तो 35,000 रुपीज मेरे अकाउंट में आ जाएंगे. इसमें एक पॉइंट है कि कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स आर T+2. अभी T+2 क्या होता है? सपोज आज आपने ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स का एक्चुअल डिलीवरी आएगा. ठीक है, तो कैश मार्केट में ट्रांजेक्शन T+2 वर्किंग डेज में होते हैं. सो अभी हमने समझ लिया कि कैश मार्केट में ट्रेड कैसा होता है. तो अभी हम समझते हैं डेरिवेटिव्स होते क्या है. तो अब हमें आसानी होगी डेरिवेटिव समझने. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या है. व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, जैसे कि हमने देखा जैसे कि शेयर्स भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वैसे ही डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, अगर हम सेम आईसीआईसीआई बैंक के डेरिवेटिव का बात करें तो वो आईसीआईसीआई बैंक का डेरिवेटिव आईसीआईसीआई बैंक का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा. सो अगर आईसीआईसीआई बैंक का डेरिवेटिव का अगर मैं वैल्यूएशन करना हो तो उसके लिए हमें बेस प्राइस इसका अभी का कैश मार्केट का प्राइस लेना पड़ेगा. अगर कैश मार्केट का प्राइस चेंज होता है तो आईसीआईसीआई बैंक के डेरिवेटिव्स का भी प्राइस चेंज होगा. सो दिस इज हाउ डेरिवेटिव्स डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स. जैसे कि अभी कैश मार्केट में अगर मुझे सेटलमेंट करना हो तो T+2 डे होता है, बट डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है. उसका सेटलमेंट एक फ्यूचर पे कोई एक पर्टिकुलर डेट पे होता है. वो डेट
या तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो डिसाइड करते हैं इन सम ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, या तो वो फिक्स्ड रहता है, मंथली सेटलमेंट्स रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने समझा कि अगर मुझे कैश मार्केट में अगर ट्रेड करना होगा, अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक लेना होगा, तो मुझे पूरा 33,825 विच इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स मुझे पे करना पड़ेगा। बट इन जनरल डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है, हमें सिर्फ मार्जिन मनी पे करना रहता है, which would be approximately 15 to 20% of actual value. Now it depends कि हम कौन सा स्टॉक और सिक्योरिटी का डेरिवेटिव्स में बात करते हैं, बट इन जनरल 15 to 20% इज इनफ। तो हमें पूरा वैल्यू पे करने का जरूरत नहीं पड़ता। सो दिस इज सम बेसिक आइडिया अबाउट डेरिवेटिव्स। इस पूरे सीरीज में हम डेरिवेटिव्स को ही बहुत डिटेल में समझने वाले हैं और उसका पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है वो देखने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको अगर अभी नहीं समझा है तो आगे समझ जाएगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू देना था आपको, ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स का टाइप्स देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स के ये 4 टाइप है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। अभी ये चारों टाइप के डेरिवेटिव्स का खुद का एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड्स आर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट इज वेरी इजी। अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं तो हम उसका एक एग्जांपल लेंगे, हाउ इट इज बीन एंटर्ड बिटवीन पार्टीज। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, ये पूरा डेरिवेटिव सीरीज इस पे ही बनने वाला है। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्यूचर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 वीडियोस रहेंगे और ऑप्शन तो 10 से ज्यादा वीडियोस रहेंगे। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है उसके लिए सेपरेट वीडियोस रहेंगे। और स्वैप्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। तो एट द एंड ऑफ दिस सीरीज में आपको अगर चाहिए तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना लूंगा। ये स्वैप्स एंड फॉरवर्ड ये रिटेल पब्लिक जैसे कि मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स यूज नहीं करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है। अभी आप बोलोगे कि इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, रिटायरमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। ये रिटेल पब्लिक जैसे कि इवन अगर आप बोलोगे कि कोई बड़ा इन्वेस्टर वो भी जनरली ऐसे ट्रेड्स नहीं करते हैं। सो इट इज नॉट फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट्स बोथ। सो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। फॉरवर्ड अभी आज के वीडियो में समझेंगे क्योंकि फ्यूचर समझने के लिए फॉरवर्ड समझना बहुत जरूरी है। एंड ये पूरे वीडियो सीरीज का फोकस फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ही रहेगा। सो कंबाइंड इस सेगमेंट को पॉपुलरली F&O सेगमेंट कहा जाता है। इट मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो लेट्स स्टार्ट कि फॉरवर्ड क्या रहते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ जाए। एंड इट इज द बेस टू अंडरस्टैंड फ्यूचर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉरवर्ड समझते हैं कि वो होते क्या है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि आप सभी को पता होगा कि आईटीसी आशीर्वाद आटा नाम का एक प्रोडक्ट बेचता है which is wheat flour. So वो आईटीसी खुद तो प्रोड्यूस नहीं करता है wheat, it buys wheat from farmers, ठीक है। तो और wheat अगर आपको पता रहेगा तो wheat का प्राइस जनरली फ्लक्चुएट करता रहता है मार्केट में। तो जो wheat प्रोड्यूसर दैट इज फार्मर है और जो wheat बायर दैट इज आईटीसी कंपनी जो आशीर्वाद आटा बनाती है,
तो उन्हें बहुत रिस्क रहता है कि अगर प्राइस सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया, whether it may go up, whether it may go down, तो कोई भी एक पार्टी को सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा मैंने एक एग्जांपल बनाया, तो और भी मैंने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको दिया है ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझने के लिए, कि लेट्स टेक वीट का आज का प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, और हमें लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में वीट का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला है, और मैं मतलब फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया है, जो उसके फार्म में फार्म किया है, वो नियरली 2 मंथ्स में रेडी हो जाएगा, और उसने एस्टिमेट लगाया है कि 2 लाख केजी का उसका वीट प्रोडक्शन होगा। दिस इज एन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, ठीक है। और आईटीसी ये फार्मर के पास से एवरी ईयर वीट बाय करता है, सो दे बोथ आर इन अग्रीमेंट टू बाय वीट फ्रॉम फार्मर, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि नियर फ्यूचर में प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, हो सकता है, तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स टेक सिनेरियो 1 एंड 2। आफ्टर 2 मंथ, सिनेरियो 1 में हम अज्यूम करते हैं कि आफ्टर 2 मंथ वीट का प्राइस 10 रुपीज से 8 रुपीज पर केजी तक नीचे चला गया, और सिनेरियो 2 में जो अभी 10 रुपीज पर केजी का प्राइस था वो 12 रुपीज पर केजी तक चला गया। सो इसका इफेक्ट क्या होगा हम देख लेते हैं। तो अभी वीट जो सेल करता है वो फार्मर के लिए रेवेन्यू है और आईटीसी के लिए कॉस्ट है, तो दोनों का अकॉर्डिंग इफेक्ट हम देख लेंगे। अभी अगर ये एक्सपेक्टेड है कि 10 रुपया, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करंट मार्केट प्राइस को देख के, तो फार्मर को 2 लाख केजीज ऑफ वीट इनटू 10 पर केजी मतलब 20 लाख रुपीस का रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। और आईटीसी जो कंपनी वीट बाय करती है वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका कॉस्ट 20 लाख रुपीस होना चाहिए, बट लेट्स सी इन दिस बोथ सिनेरियो व्हाट हैपेंस। लेट्स टेक 2 लाख पर केजी, 2 लाख केजीज इनटू 8 पर केजी प्राइस हो गया, तो फार्मर का रेवेन्यू 20 लाख से 16 लाख तक नीचे चला गया, ठीक है। तो उसे 4 लाख रुपीस का रेवेन्यू लॉस हो गया, और सेम वही केस में ये जो 4 लाख रुपीस का रेवेन्यू लॉस जो फार्मर को हुआ है वो आईटीसी का कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। सो इस सिनेरियो में फार्मर का 4 लाख का लॉस हो सकता है और आईटीसी का 4 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। बट व्हाट इफ सिनेरियो चेंज होता है कि अगर वीट का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, तो 2 लाख केजीज इनटू 12 पर केजी, तो इस सिचुएशन में फार्मर को जो 2 लाख केजी से जो रेवेन्यू आने वाला था वो 20 लाख के जगह 24 लाख रुपीस आएगा। सो फार्मर को 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। सो ऑब्वियसली वो जो 4 लाख का लॉस है वो आईटीसी कंपनी को हो सकता है। अगर मैं बात करूं ये प्रॉफिट या लॉस जो भी है, अगर मैं 4 लाख रुपीस को एक्सपेक्टेड 20 लाख रुपीस से कंपेयर करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 20%। 20% change in revenue or cost, it is very significant. So there is a risk that prices may change. So ये risk है. So what derivatives do? They manage or eliminate or minimize the risk. That is the main purpose of derivatives. Speculation वगैरह तो बाद में आया, but for this reason derivatives in the first hand बनाया गया था एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये फार्मर और आईटीसी एक अग्रीमेंट बनाते हैं कि फार्मर आईटीसी को आफ्टर 2 मंथ 2 लाख केजी का वीट प्रोवाइड करेगा एट द अग्रीड प्राइस ऑफ 10 पर केजी, ठीक है। तो इन लोगों ने, फार्मर और आईटीसी ने एक अग्रीमेंट बनाया कि आफ्टर 2 मंथ आईटीसी यही फार्मर से वीट बाय करेगा, दैट इज 2 लाख केजी
बट अभी का जो प्राइस चल रहा है 10 पर केजी, भले फ्यूचर में बाद में प्राइस 8 रुपीज हो या 12 रुपीज हो, सो मैंने इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ फार्मर ने उसका मैक्सिमम रेवेन्यू लॉक कर दिया, मतलब फार्मर को 20 लाख रुपीज तो आएगा ही, और आईटीसी का कॉस्ट विल बी 20 लाख रुपीज। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया तो भी आईटीसी को 24 रुपीज का 24 लाख रुपीज का कॉस्ट नहीं लगेगा, उसे 20 लाख रुपीज का ही कॉस्ट लगेगा। सो दिस इज हाउ दे एलिमिनेटेड अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रहते क्या है, दे एलिमिनेट अनसर्टेनिटी, दैट इज मार्केट रिस्क। सो अभी कुछ भी हो, मतलब अगर आईटीसी और फार्मर ने ये अग्रीमेंट साइन कर लिया तो अभी फ्यूचर में प्राइस कुछ भी हो, बट उनका कॉस्ट और रेवेन्यू will be same as it is now. So what have we achieved from by entering forwards contract? मैंने आज ही फ्यूचर का रेवेन्यू और कॉस्ट डिसाइड कर लिया। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं होता। अभी फॉर एग्जांपल आईटीसी कंपनी है, वो एक ही फार्मर से तो ये अग्रीमेंट नहीं करती होगी, क्योंकि वो तो बहुत सारे फार्मर से वीट बाय करती है और मार्केट में सेल करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर फिक्स्ड रहेगा तो आईटीसी को नहीं जमेगा। फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक फार्मर, अगर मैं 2 लाख केजी वीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो मुझे 2 लाख केजी का अग्रीमेंट चाहिए रहेगा। बट अगर दूसरा कोई फार्मर है, उसका कैपेसिटी इज प्रोड्यूसिंग 20 लाख केजी ऑफ वीट, सो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज वुड बी डिफरेंट। सो ऐसा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं रहता है, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट रहता है वो हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ये अभी आपको चाहिए तो ये बीएससी का वेबसाइट है, आप पूरा वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। आपको इधर बीएससी का वेबसाइट है, चाहिए तो एनएससी का वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। एनएससी का वेबसाइट एनएससी इंडिया ये वेबसाइट है .com, अगर चाहिए तो ये वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। आपको किधर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का लिक्विडिटी नहीं रहता है। व्हाट इफ मैंने अगर आज कोई एक कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया, अगर मुझे बिफोर कंक्लूजन या एक्सपायरी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, अगर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट इज नॉट लिक्विड। ठीक है, जैसे कि हमने देखा इट इज कस्टम मेड बाय पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम मेड कॉन्ट्रैक्ट है ये। यस, दिस इज द मेन पॉइंट। ये कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेल ट्रेडर यूज नहीं करते, जनरली जो बड़े इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, और ये सभी डेरिवेटिव प्रोडक्ट का एक अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका जो सेटलमेंट होता है वो फ्यूचर डेट पे होता है, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर कभी भी हो सकता है, जो पार्टीज को कंफर्टेबल हो। बट अगर फॉरवर्ड्स के अलावा दूसरे किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का बात करें तो उनका एक्सपायरी जो रहता है, दैट इज सेटलमेंट डेट, वो मंथली रहता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की केस में वो 3 मंथ्स फिक्स्ड रहता है। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आप सबको समझा हो। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, या तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर दूंगा।
So thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, and press on bell icon for future updates.